आज ही क्लास हम शुरू करने जा रहे हैं अपना कम्युनिकेशन का एक नया सीरीज जिसका नाम है संप्रेषण की प्रकृति, यानी कि कम्युनिकेशन की क्या प्रकृति होनी चाहिए और किस रूप में वह अपना कार्य करता है। ठीक है, तो यहाँ पर पढ़ते हैं कि संप्रेषण की प्रक्रिया को कला एवं विज्ञान दोनों ही स्तरों पर स्वीकार किया जाता है, क्योंकि कला को अभ्यास पर तथा ज्ञान को वैज्ञानिक विधियों पर आकलित किया जाता है। अतः संप्रेषण प्रक्रिया को प्रभावी बनाने के लिए क्रमबद्ध ज्ञान ही नहीं वरन प्रस्तुत करने की अभिव्यक्ति भी आवश्यक है। अब देखिए इसमें क्या बात कही गई है, चाहे वो आपका टीचिंग हो या आपकी रिसर्च हो, तो उसमें क्या कला विज्ञान दोनों गुण पाए जाते हैं। क्यों पाए जाते हैं? एक तरफ किसी कार्य को क्रमबद्ध तरीके से करना क्या कहलाता है? हमारा विज्ञान। ठीक है, अब उस कार्य को हम किस तरीके से कर रहे हैं वो हमारी क्या है? कलात्मकता, यानी कि हमारी क्रिएटिविटी को दर्शाता है, तो वो क्या कहलाएगी? हमारी कला। ठीक प्रकार उसी प्रकार जो संप्रेषण है वो क्या है? कला और विज्ञान दोनों हैं। अब देखिए विज्ञान कैसे है कि जब हम किसी से कोई बात करते हैं तो हम किस तरीके को अपना रहे हैं, है ना, किस विधि का हम प्रयोग कर रहे हैं। जब हम बच्चों को पढ़ा रहे हैं तो बच्चों के साथ हम कम्युनिकेशन किस विधि के माध्यम से कर रहे हैं, कितना प्रभाव हमारा बच्चों पर पड़ रहा है। ठीक, तो जो विधि वो अपने कम्युनिकेशन में प्रयोग कर रहा है वो क्या कहलाएगी? हमारी विज्ञान के अंतर्गत आएगी। ठीक, दूसरा क्या है? कलात्मकता क्या है? हम बच्चों के सामने अपने आप को कैसे प्रेजेंट कर रहे हैं, हमें कैसे पता होता है कि सामने वाला का व्यक्तित्व ये है, तो व्यक्तित्व को हम किस प्रकार दर्शाएं या व्यक्तित्व को दर्शाना, अपने आप को प्रेजेंट करना, अपनी पर्सनैलिटी को दूसरे के सामने प्रेजेंट करना। ठीक है, तो ये क्या कहलाता है? कलात्मकता ही तो कहलाती है। तो वही बात की गई है कि संप्रेषण की जो प्रकृति है वो कला और विज्ञान दोनों हैं। तो देखिए इसमें क्या कहा गया है कि संप्रेषण प्रक्रिया को प्रभावी बनाने के लिए क्रमबद्ध ज्ञान ही आवश्यक नहीं है, अब तो उसे प्रस्तुत करना भी आना चाहिए। जैसे कि उदाहरण देख लें कि जैसे क्लासरूम में कोई टीचर आए, उसमें ज्ञान तो बहुत है और शायद ही आप लोगों ने देखा भी होगा कि ऐसे कई टीचर इनमें ज्ञान तो बहुत ज़्यादा है, पर वो क्या है, बच्चों के सामने थोड़ा झिझक जाते हैं, बोल नहीं पाते, अपने आप को प्रेजेंट नहीं कर पाते, है ना। तो वो चीज़ है क्योंकि उनमें झिझक इतनी होती है, तो जो उनको ज्ञान है तो उस ज्ञान को भी क्या है बच्चों को सही से बता नहीं पाते हैं। और ऐसे टीचर का क्या है, बच्चे मजाक बनाते हैं। हालांकि टीचर को ज्ञान बहुत है, पर जब वो कम्युनिकेशन ही अच्छे से नहीं कर पा रहा, बच्चों से कम्युनिकेट ही नहीं कर पा रहा ढंग से, अपनी बात को प्रेजेंट ही नहीं कर पा रहा ढंग से, तो क्या बताइए क्या बच्चे पर अच्छा प्रभाव पड़ेगा? आप हंसी के पात्र तो बनेंगे ही बनेंगे, या ये कह दिया जाएगा टीचर बहुत सीधा है, ये है वो है। पर क्या अगर आपका कम्युनिकेशन करने की शक्ति अच्छी है, अपने आप को प्रेजेंट करने की शक्ति आप में अच्छी है, आप अपनी अभिव्यक्ति को, अपने विचारों को दूसरे के सामने अच्छे से प्रेजेंट कर पा रहे हैं, तो आपकी क्या है जो व्यक्तित्व है वो अलग निखर के आएगा, आपकी पर्सनैलिटी अलग से दिखती है वो। तो वो बात इसमें कही गई है, जो कला संप्रेषण है वो कला विज्ञान दोनों हैं। तो इसमें देखिए जो आपकी कला है वो कैसे है कि जिसको अभ्यास द्वारा प्रभावी बनाया जा सकता है। जैसे मैंने आपको बताया कलात्मकता कैसे दर्शेगी, जब हम किसी चीज़ का अभ्यास करेंगे तो वही तो हमारी कलात्मकता को दिखाएगी। पहली बार ठीक है झिझक लगती है दूसरों से बात करने में, पर धीमे धीमे अपने में क्या इम्प्रूवमेंट करेंगे कि हमें क्या कमी है, कैसे हम दूसरे से कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे हैं, तो उन चीज़ों पर हम काम करें। तो इससे क्या है, जो हमारी कलात्मकता है, जो हमारी सृजनशीलता है, उसका विकास होता है। ठीक है, तो जो संप्रेषण है हमारे कला और विज्ञान दोनों हैं। अब देखिए इसमें क्या कहा गया, ये संप्रेषण की प्रकृति को निम्न बिंदुओं पर समझा जा सकता है। अब जो संप्रेषण की जो प्रकृति है उसके अंतर्गत कौन कौन से बिंदु आते हैं, उनके बारे में क्या है संक्षेप में चर्चा कर लेते हैं। ठीक है, तो पहली आएगी अपनी आपकी गतिशीलता। तो संप्रेषण सदैव गतिशील होता है, सूचनाओं का आदान प्रदान सतत रूप से चलता रहता है, अतः गतिशीलता संप्रेषण का अनिवार्य गुण है। अब देखिए जैसे मैंने आपको बताया जो संप्रेषण है उसमें क्या होता है, एक तो होता है सेंडर यानी कि मैसेज को भेजने वाला, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, इसके पास होना चाहिए संदेश, वो अपने विचारों के संदेश के माध्यम से भेजेगा, प्लस संदेश किसके माध्यम से भेजेगा, वो जो हम संदेश भेज रहे हैं, जैसे वर्तमान समय में व्हाट्सएप है, ईमेल है, ठीक है, तो इनके माध्यम क्या है हमारा, व्हाट्सएप माध्यम हो गया, फेसबुक माध्यम हो गया, हम अपनी बात को किस प्लेटफॉर्म के जरिए से भेज रहे हैं, तो ये हमारा माध्यम हो गया। तो ये किसके पास जाएगा फिर, रिसीवर के पास, यानी कि प्राप्तकर्ता के पास। ठीक, तो अब जो रिसीवर है इसने संदेश को देख लिया, अब फिर क्या करेगा, ये भी अपने संदेश को क्या है उसी माध्यम की उस पे क्या है भेजेगा।
समझ रहे हैं बात को? तो ये जो प्रक्रिया है गतिशील है, ये रुकती नहीं है। अगर ये देखो, अगर इसमें से सिर्फ इधर से संदेश जा रहा है, इसने ग्रेड कर लिया, अब इसने कोई रिप्लाई ही नहीं दिया, तो क्या प्रभावी संप्रेषण कहलाएगा? नहीं कहलाएगा। तो पहली प्रकृति हमारी संप्रेषण की ये है कि संप्रेषण में क्या गतिशीलता होती है, गतिशील होना चाहिए। इसमें जो सूचनाओं का आदान प्रदान होना आवश्यक है। एक तरफ से सूचना भेजी जा रही है और दूसरी तरफ से सूचना क्या है, आ रही है, ये होना आवश्यक है। ठीक है, चलते हैं अपने अगली प्रकृति पे कि द्विमार्गी संप्रेषण। अब देखिए इसमें क्या बात कही गई है कि संप्रेषण दो तरफा मार्ग का अनुसरण करता है। जब तक प्रतिपुष्टि नहीं आती तब तक संप्रेषण प्रभावी नहीं होता, और जब तक प्रतिपुष्टि ना हो सूचना दोहरे मार्ग का अनुसरण नहीं करती। वही बात कि संप्रेषण में क्या होना आवश्यक है, मैंने आपको आगे क्लास में बताया कि जीवित व्यक्ति होना आवश्यक है और प्लस के 2 व्यक्तियों का होना उसमें आवश्यक है। ठीक है, तो इसमें क्या बात कही गई है कि अगर जो संदेश भेज रहा है, यानी कि जो आपका सेंडर है, जो आपका प्रेषक है, वो क्या है, संदेश भेज रहा है। ठीक है, वो क्या है, संदेश भेज रहा है किसके पास, रिसीवर के पास। तो रिसीवर का कर्तव्य ये है कि जो उसने संदेश भेजा है सेंडर ने, उसका क्या है, प्रतिपुष्टि दे, उसका उत्तर दे, उसका रिप्लाई दे। अगर वो ऐसा नहीं करता है तो ये द्विमार्गी संप्रेषण नहीं कहलाएगा, वो सिर्फ एक मार्गी कहलाएगा, क्योंकि एक तरफ से संदेश क्या है, दूसरी तरफ से तो कोई बात आई ही नहीं है। दैनिक जीवन में से देख लें, जब हम किसी को व्हाट्सएप पे मैसेज करते हैं तो कुछ लोग ऐसे होते हैं, मैसेज सीन कर लेते हैं पर रिप्लाई नहीं देते। तो एक तो शंका मन में ये उत्पन्न होती है कि सामने वाला हमसे बात करना चाहता नहीं या हम उसके लिए ज़रूरी है नहीं, है ना। तो वो बात इसमें कहेगी कि द्विमार्गी संप्रेषण कब होगा, जब क्या दोनों तरफ से संदेशों का या सूचनाओं का या भावों का क्या है, आदान प्रदान हो। ठीक है, तो ये क्या है, जो हमारी संप्रेषण है वह द्विमार्गीय पद्धति का अनुसरण करता है। ठीक, अब देखिए इसमें क्या बात कहेगी, दूसरा बिंदु निश्चित संदर्भ बिंदु। तो संप्रेषण किन बिंदुओं एवं संदर्भों के अधीन किया जाता है, यह भी महत्वपूर्ण अर्थ रखता है। एक ही बात विषय को कई लोगों द्वारा कई अलग तरीकों से कहा जाता है। संप्रेषण द्वारा किसी बात को कहने का तरीका, उसका सही समय, उसकी मौजूदगी एवं श्रोता द्वारा किस रूप में लिया जाता है आदि तथ्यों पर निर्भर करता है। अब देखिए इसमें क्या बात कही गई, बहुत ही महत्वपूर्ण बात है कि निश्चित संदर्भ बिंदु, यानी कि जो सेंडर है उसने कोई मैसेज भेजा, ठीक है, उसने ये संदेश भेजा, किसे भेजा, प्राप्तकर्ता के पास। तो अगर जो रिसीवर है, जो संदेश इसने भेजा है, उसके भावों को वो उसी रूप में ले तो बेहतर है, तो कम्युनिकेशन अच्छे से होगा। वहीं इसने कोई संदेश भेजा और इसका अर्थ रिसीवर ने दूसरा निकाला और उसी के अनुरूप उसकी प्रतिपुष्टि की, तो क्या है, गड़बड़ हो जाती है। गड़बड़ से तात्पर्य क्या है, भावों का क्या कहते हैं, एक दूसरे समझ नहीं पाते हैं। तो वो बात इसमें कही है कि निश्चित संदर्भ बिंदु होना चाहिए कि जो सेंडर है, यानी कि जो आपका प्रेषक है, उसे पता होना चाहिए सामने वाला व्यक्ति है वो मेरी बात तो किस तरीके से लेगा, तो उसे क्या है उसी तरीके से संदेश भेजने हैं। पर कभी कभी क्या होता है, हम संदेश भेज किसी और परिप्रेक्ष्य में रहे हैं, दूसरे वाला समझ और कुछ रहा है। तो इसमें क्या है, इसमें ये कहा गया है कि इसमें संदेश भेजने वालों के भाव और दूसरा क्या है, प्राप्तकर्ता का उससे क्या समझा जाना, क्या उसकी व्याख्या निकालना, ये भी क्या है, अपना महत्वपूर्ण योगदान निभाती है। ठीक है, तो ये बात इसमें कही गई है। सहज भाषा, संप्रेषण वही सही होता है जिसमें सहज भाषा का उपयोग किया जाए, जिससे संदेश की प्रतिपुष्टि ठीक प्रकार से आए। अब देखिए इसमें एक उदाहरण ले लें, जैसे हम किसी को संदेश भेज रहे हैं, ठीक है, और जो सेंडर है, यानी जो आपका ये सेंडर है वो भेज इंग्लिश में रहा है संदेश, मैसेज, ठीक है, और जो प्राप्तकर्ता हालांकि उसे इंग्लिश आती है पर इतनी नहीं आती, वो सिर्फ समझ सकता है पर इतनी हद तक नहीं समझ सकता। अगर उसने कोई इंग्लिश में कोई बात कही, इसने इससे प्राप्तकर्ता से, उसने मैसेज रिसीव कर लिया, अब दिक्कत क्या आएगी प्राप्तकर्ता को, रिसीवर को, कि उसे समझ नहीं आएगा कि मैं उसे भेजूं क्या, है ना। तो क्या है, संप्रेषण अगर सहज भाषा में हो, अगर सामने वाला जो भाषा जानता उसी भाषा में किया जाए तो संप्रेषण प्रभावी होगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। इसीलिए हमें किसी से बात करते समय अगर जैसे कि हम कहीं जा रहे हैं
और अब वहाँ के लोगों की जो पृष्ठभूमि है, जो मानसिकता है, जो उनकी भाषा है, जो बोली है, अगर हम उनसे उसी लैंग्वेज में बात करेंगे ना, तो उसमें एक ये आएगा कि भाईचारे की भावना आएगी कि ये हमारी ही हमारी तरह ही है, ठीक है। तो वो क्या अपनी परेशानियों को, अपने दुख दर्द को बताएगा, ठीक। वहीं दूसरी तरफ अगर वो उनकी तरह बातें ना करे तो क्या उन्हें बातें समझ में आएंगी? समझ में तो बेशक आएंगी, पर वो क्या झिझकेगा सामने वाला आपसे अपनी परेशानी कहने में। तो इसमें क्या कहा गया है कि जब किसी से कम्युनिकेट किया जाए तो क्या सहज भाषा से किया जाए। जैसे जो ऑफिसर्स वगैरह होते हैं, जो बड़े पद पे होते हैं, तो उन्हें ये तो सिखाया जाता है कि जनता से हमने कैसे कम्युनिकेट करना है, जनता कैसे आपको अपने दुख को बताए, कैसे उन्हें परेशानी है उसको बताए, तो उसके लिए आपको कैसे उनके साथ व्यवहार करना है, कैसे उनके साथ कम्युनिकेशन करना है, ये चीज़ तो सिखाई जाती है। तो उसमें क्या है, सहज भाषा का, ताकि जो वो ऐसी भाषा का प्रयोग करें, ऐसी बोली का प्रयोग करें जिसे क्या सर्वसाधारण व्यक्ति भी समझ सकें। अब जैसे कि अगर कोई टीचर है, अगर आप वो एक क्लास 3 या 4 वाले बच्चे से इंटर और बीए वाले बच्चों की तरह बात करें तो अगर बच्चे की समझ में कुछ आएगा? और उन्हीं की तरह पढ़ाई लेक्चर दे के कुछ समझ में आएगा? नहीं आएगा। तो देखिए कम्युनिकेशन में क्या है, सहजता का होना आवश्यक है। जिस स्तर से व्यक्ति है उसे उसी स्तर में बात करनी है, वो बात यहाँ पे कही गई है। अब देखिए इसमें 5वां बिंदु क्या कहता है आपका, समरूप और अनुरूप अनुपूरकता। देखिए इसमें क्या कहा गया है कि संप्रेषण के समय भाषा में समरूपता एवं अनुपूरकता होनी चाहिए। जैसे इतिहास के 2 विद्यार्थी आपस में इतिहास संबंधित प्रश्नों के विषय में बेहतर संप्रेषण कर सकते हैं, लेकिन जब एक विद्यार्थी इतिहास में और दूसरा भूगोल में अच्छा हो तो आपस में अनुपूरकता का पालन करते हैं। इसमें बात क्या कही गई है कि समरूपता कैसे, यानी कि अगर आप सोचो 2 इतिहास वाले स्टूडेंट हों, ठीक है, तो वो क्या है, उनमें इतिहास की समझ अच्छी होगी तो वो उस समस्या को समझेंगे भी, उनके मुद्दों पर भी अच्छी बहस कर लेंगे, चर्चा कर लेंगे, ठीक है। वहीं उनके सामने कोई हिंदी का स्टूडेंट आ गया या कोई ज्योग्राफी से आ गया, तो उनमें क्या है, दोनों को एक दूसरे के विषय में इतनी जानकारी नहीं है, ठीक है। तो देखिए समरूपता क्या है, जब एक ही क्षेत्र विशेष से कोई लोग हो या एक ही सब्जेक्ट के स्टूडेंट हो, उनमें समानता पाई जाती है। वहीं देख लें कि एक दूसरे सब्जेक्ट का व्यक्ति है और उसे हिस्ट्री के बारे में जानना है, तो वो क्या करेगा, ज्योग्राफी वाले से जानकारी लेगा। ज्योग्राफी वाला जो होगा वो हिस्ट्री वाले से जानकारी लेगा, तो क्या है, वो एक दूसरे के पूरक बनेंगे। तो संप्रेषण किसका काम करता है, जहाँ एक रूप समरूपता देखने को मिलती है, वहीं संप्रेषण में क्या है, पूरकता भी देखने को मिलती है, ठीक है। तो इसमें क्या कहा गया है कि एक दूसरे को इतिहास व भूगोल की जानकारी के विषय में बेहतर संप्रेषण करते हुए सहयोग कर सकते हैं। यानी कि जो विद्यार्थी है, जिसे अगर हिस्ट्री के बारे में ज़्यादा नॉलेज है, तो वो अपना जो नॉलेज है वो ज्योग्राफी वाले को दे दे। अब उसे जो कुछ चीज़ पूछनी है तो जो ज्योग्राफी के स्टूडेंट हैं उससे जाके पूछ लें। तो इससे क्या है, अनुपूरकता बनी रहती है, यानी कि दोनों एक दूसरे के क्या है, पूरक बन जाते हैं। और समरूपता क्या है, जब समान क्षेत्र से कोई व्यक्ति हो और उसी मुद्दे पर बात कर रहा हो, उसी मुद्दे पर क्या कम्युनिकेट कर रहा हो, तो वो क्या कहलाएगी, हमारी समरूपता कहलाएगी, ठीक है। तो जो हमारा कम्युनिकेशन की जो प्रकृति है वो समरूपता और अनुपूरकता दोनों रूपों में पाई जाती है, ठीक। संप्रेषण संदर्भ, अब देखिए इसमें क्या बात कही गई है कि बैटसन के अनुसार एक विद्वान हुए तो उन्होंने क्या कहा कि संप्रेषण सदैव संदर्भ पर निर्भर करता है, क्योंकि संभव है घर के अंदर संप्रेषण अलग हो और दफ्तर कॉलेज का संप्रेषण अलग हो। तो इसमें देखिए बात ये कही जा रही है संदर्भ संप्रेषण में कि जो विद्वान है बैटसन का कहना ये होता है कि हर क्षेत्र में संप्रेषण अलग अलग होता है, बिल्कुल सही। जब हम घर में होते हैं तो हमारी लैंग्वेज अलग होती है, जो हमारी मातृभाषा है हम उसको बोलते हैं, लेकिन जैसे ही हम कॉलेज या स्कूल में जाते हैं तो बच्चों को सिखाया जाता है ना कि ऐसे आपको बात करनी है, तो हमें मानक भाषा किससे क्या तात्पर्य है, जिसमें आपके कामकाज होते हों। अब जैसे जैसे बच्चा आगे बढ़ता है और आगे जब जॉब करने जाता है तब उसे अलग लैंग्वेज का प्रयोग करना पड़ता है, ये आपने देखा होगा और ये आपने अपने जीवन में महसूस भी किया है। तो वो बात कही गई कि संप्रेषण का जो क्षेत्र है, जो संदर्भ है, वो अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग देखने को मिलता है। अब देखिए
इसे 4 भागों में बांटा है इन्होंने। पहले भाग जो आपका भौतिक संदर्भ, इसके अंतर्गत क्या लिखा इन्होंने, शिक्षण संस्थान यानी कि आप कॉलेज या स्कूल में कैसा कम्युनिकेट करते हो, कैसे संप्रेषण करते हो, कैसे बातचीत करते हो, बातचीत करने का ढंग, ठीक है, तो वो क्या है भौतिक संदर्भ में। इसके अतिरिक्त दफ्तर, कक्षा, कक्ष, खुली सभा में किया गया संप्रेषण यानी कि संगोष्ठी वगैरह में, है ना, तो वहाँ कैसा व्यवहार किया जाता है, तो वो किसके अंदर रखेंगे, भौतिक संदर्भ के। तो देखिए इन सब में जो संप्रेषण होता है वो काफ़ी औपचारिक होता है, यानी सभ्य तरीके से होता है, ठीक, याद रखेंगे। सामाजिक संदर्भ में, अब देखिए जब हम समाज में रहते हैं, जो रिश्तेदार हैं जैसे बुआ फूफा वगैरह ये सभी लोग हैं, तो उनसे कैसा संप्रेषण किया जाता है उसके बारे में भी, तो उसे क्या कहेंगे हम, सामाजिक संप्रेषण कहेंगे, ठीक। सामयिक यानी समय अनुसार संप्रेषण। अभी देखिए इससे कहने का तात्पर्य क्या है, जैसे कहीं पर खुशी का माहौल है, शादी का माहौल है, तो क्या हंसी मजाक होता है। वहीं अगर किसी के यहाँ शोक सभा है तो क्या आप वहाँ पे जाके हंसोगे, वहाँ पे हंसी मजाक की बातें करोगे, नहीं करोगे। तो समय अनुसार संप्रेषण किया जाता है, ठीक। 5 में देखिए इसके में देखिए चौथा क्या कहा गया, मानसिक अथवा मनोवैज्ञानिक संदर्भ। देखिए इसमें क्या कहा गया है, जो मानसिक, जब व्यक्ति मानसिक तनाव में होता है, जब उसके जो मानसिक, कहते हैं ना कि जब व्यक्ति दिमागी तौर पे परेशान होता है ना, तो उसे हर चीज़ बुरी लगती है, वो उतना एक्टिव नहीं रह पाता है। ऐसे ही अगर हम क्लासरूम की कोई एक उदाहरण लें, जैसे टीचर बाकी दिन की अपेक्षा एक दिन ऐसे होता है कि वो थोड़े शांत से होते हैं, या तो उनकी तबीयत खराब होती है या तो उन्हें टेंशन होती है, इसीलिए क्या है बच्चों से ये कह देते हैं जो मैंने आपको पढ़ाया उसी रिवीजन कीजिए। क्यों? क्योंकि क्या है वो मानसिक रूप से इतने थक चुके होते हैं, उनमें कुछ करने की क्षमता नहीं रहती, तो उस समय वो कैसा रिएक्ट करते हैं, उनके क्या हाव भाव रहते हैं, बच्चों से वो कैसे कम्युनिकेट करते हैं, तो वो कैसा है मानसिक या मनोवैज्ञानिक संदर्भ में कहलाएगा, ठीक। तो संप्रेषण संदर्भ में हमने भौतिक संदर्भ यानी कि इसके अंतर्गत किन किन को रखा, शिक्षण संस्थान लग गए, आपकी संगोष्ठियाँ रखी, आपके दफ्तर को रखा, ऑफिस को रखा। सामाजिक संदर्भ में परिवार, समाज, संबंधियों के साथ कैसे संप्रेषण करते हैं, कैसे बातचीत करते हैं। सामयिक यानी समय के अनुसार कैसे संप्रेषण करना चाहिए, जैसे अगर खुशी माहौल का समय हो तो कैसे हमें संप्रेषण करना चाहिए, कैसे करते हैं, और दुख का समय हो तो कैसी बातें करते हैं, तो वो बात यहाँ कही। मानसिक, जब मानसिक तनाव हो तो क्या स्थिति रहती है व्यक्ति, क्या मनोभाव रहते हैं, तो क्या है वो किसके द्वारा पता चलते हैं, मनोवैज्ञानिक संदर्भ के द्वारा। अब देखिए अपना हाव भाव का प्रदर्शन, अगला बिंदु है कि संप्रेषण लिखित, मौखिक एवं सांकेतिक प्रारूपों में होता है। कई बार शरीर के हाव भाव, आंखों की भंगिमा आदि के द्वारा भी संप्रेषण संपन्न होता है। अब देखिए जैसे मैंने आपको पहले ही क्लास में बताया कि संप्रेषण जरूरी नहीं कि बोलकर ही किया जाए। एग्जाम जो होता है उसमें हम लिखित रूप से ही तो अपने भावों को लिखते हैं, वही तो करते हैं ना। तो उसमें क्या है, आपका जो संप्रेषण है वो आपका मौखिक, लिखित और सांकेतिक 3 रूपों में होता है, ठीक। अब सांकेतिक में देखिए आपके शरीर के हाव भाव, आपके हाथों की क्रियाएं, आपके आँखों की क्रियाएं, आपके चेहरे की मुस्कान, ये सारी जो चीज़ें होती हैं आपके कम्युनिकेशन में अहम भूमिका निभाती हैं, ठीक है। तो इसमें क्या कहा गया है कि शरीर की भाव भंगिमा भी क्या है आपके संप्रेषण को व्यक्त करती है कि आप किस चीज़ को किस वे में ले जा रहे हैं। जैसे आपने देखा होगा कि जब हम छोटे थे, यानी कि जब छोटे होते हैं तो मम्मी पापा किसी चीज़ को मना करते हैं, ठीक, और जब कहते हैं कि शैतानी नहीं करनी, और जब रिश्तेदार आ जाते हैं, बच्चे आ जाते हैं तो शैतानी करते हैं, तो आपने देखा होगा मम्मी चुपके से सबके सामने मतलब ऐसा जाहिर नहीं होने देंगे कि वो आप पे गुस्सा कर रही हैं, पर वो आंखें दिखा देंगी आपको। तो इससे क्या तात्पर्य, बच्चा समझ जाएगा कि माँ गुस्सा है ना। तो वो बात इसमें कही गई है कि भाव भंगिमा भी क्या है आपके संप्रेषण को व्यक्त करता है। ऐसे ही जब हमारे कोई छोटे भाई बहन होते हैं और हम उन्हें किसी के सामने डांट नहीं पाते हैं, तो हम क्या है उन्हें एकदम से तेज नज़र से देखते हैं, तो जो छोटे भाई बहन होते हैं वो समझ जाते हैं कि हमारे भैया बहन हमसे गुस्सा हैं और हमें ये चीज़ नहीं करनी, तो उसे पीछे हट जाएंगे। तो वो चीज़ यहाँ पर कहने की कोशिश की गई है कि संप्रेषण है वो आपके क्या है जो दैहिक हाव भाव हैं, जो दैहिक हाव भाव हैं उससे भी क्या है प्रदर्शित होते हैं।
ठीक है। इसमें आपके आँखों के भाव भंगिमा, आपके चेहरे की मुस्कान, आपके हाथों की क्रिया, यहाँ तक कि आपके पैरों की क्रिया भी महत्वपूर्ण रखती है। आप ऐसे होता है ना, जब कोई इंटरव्यू होता है, कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं कि उन्हें क्या, वो थोड़ा झिझक रहे होते हैं, डर होता है, तो वो एकदम हाथों को ऐसे करके मसलते हैं, है ना, तो उसके क्या उन्हें थोड़ा डर सा लग रहा है। तो ये सिंबल हैं चीज़ को पहचानने के लिए कि व्यक्ति मन में क्या सोच रहा है, पर वो ना तो लिख के बता सकता है ना बोल के बता सकता है। ठीक है, तो ये क्या है, हमारे हावभाव को प्रदर्शित करता है। विश्वसनीयता, अब देखिए संप्रेषण की सबसे प्रबलतम प्रकृति उसकी विश्वसनीयता होती है। गलत सूचना अव्यवस्था की जननी होती है और यह विद्रोह को पैदा कर सकती है। अतः संप्रेषण के दौरान विश्वसनीयता का होना आवश्यक है। बहुत जरूरी बात कही गई है। जब हम किसी से कम्युनिकेट करें, किसी से बातचीत करें, तो विश्वसनीयता होना आवश्यक है। दूसरे ने हमें कोई बात बताई है और हमें दूसरे को बतानी है उस चीज़ को, ठीक है, तो जो सटीक बात बताइए वही हम उसकी बात को बताएं तो ठीक है। अगर किसी की बात का हम बतंगड़ बना दें तो देखिए विद्रोह तो बहुत जल्दी उत्पन्न होगा। हालांकि वर्तमान समय में चल ही रहा है, बात कहीं छोटी सी बात जाती है और वो तिल का पहाड़ बना दिया जाता है ना। तो इसमें कर्तव्य किसका है? अगर किसी से को कोई बात बताई जा रही है तो वो अपने तक ही सीमित रखे, उसे विश्वास दिलाए कि जो बातें हमारे बीच हुई हैं किसी के बीच नहीं जाएंगी। तो कम्युनिकेशन में विश्वसनीयता का होना आवश्यक है। प्लस क्या है, विश्वसनीयता कैसे आएगी? हमारे बात करने के तरीके से, तभी तो सामने वाला हम पर विश्वास करेगा। जब हमसे कम्युनिकेट इतने अच्छे से करेंगे तभी तो वो हमें अपने आत्मीयता से मानेगा कि हाँ, कि इस इंसान ने मेरी बात सुनी है तो मुझे पूरा विश्वास है, मेरी बात का बतंगड़ नहीं बनेगा। तो क्या है, विश्वसनीयता का होना भी आवश्यक है। निष्कपटता, अब इसमें क्या कहा गया है, संप्रेषण में निष्कपटता को अत्यधिक महत्व दिया गया है। निष्कपट संप्रेषण विकास को बढ़ावा देता है क्योंकि इसमें प्रेषक और सूचना प्राप्तकर्ता दोनों सूचनाओं के प्रति सजग सक्रिय रहते हैं, जो कि विकास के सूचक होते हैं। देखिए इसमें क्या बात की, निष्कपटता यानी कि कोई बात आपको बताई जा रही है उसे ध्यानपूर्वक सुनना, ठीक है, और उसके प्रति क्या है, सक्रिय रहना। जैसे कि क्लास में टीचर आपको कोई नॉलेज दे रहे हैं, जैसे कोई कंपटीशन है, ठीक है, उनके बारे में उन्होंने चर्चा की, तो आपको ये नहीं होना चाहिए, बच्चों को एकदम सक्रिय हो जाना चाहिए उस चीज़ पे कि टीचर ने हमसे कोई बात की है और हमें ये कार्य करना है, ठीक है, बिना स्वार्थ के कार्य करना क्या है, निष्कपटता को दर्शाता है। दूसरा क्या, दूसरे की बात को मान रखना, ये भी दूसरा पहलू है। दूसरे जैसे बड़े हैं हमसे और कोई बड़ा हमसे कोई बात कह रहा है तो कुछ सोच समझ के कह रहा होगा, है ना, तो उस बात का भी मान रखना। कैसे हमारे टीचर इन्होंने हमसे कोई बात की है तो उसका मान रखना किसको दर्शाता है, आपको निष्कपटता को दर्शाता है। तो इसमें देखिए दोनों पक्षों का सक्रिय होना जरूरी है। पहली बात तो यह है, टीचर अच्छे से कम्युनिकेशन कर ले बच्चों से, अपना प्रभाव अच्छे से छोड़ दे। दूसरा क्या है, जब वो कम्युनिकेट ही इतने अच्छे से करेगा तो बच्चे का फर्ज भी ये बनता है कि उनकी बातों को ध्यान से सुने। चाहे वो आपका टीचर या स्टूडेंट का संबंध हो या माता पिता बच्चों का संबंध हो, भाई बहन का संबंध हो, तो हर उसमें क्या निष्कपटता का होना आवश्यक है। बिना किसी कपट के दोनों पक्षों का क्या है, सक्रिय होना। किसको दर्शाता है, निष्कपटता को दर्शाता है, ठीक है। ठोस, देखिए ठोस इसके तात्पर्य क्या है, वस्तुनिष्ठता। जब हम किसी को कोई जानकारी भेज रहे हैं तो वस्तुनिष्ठ होनी चाहिए, यानी सत्य पर आधारित होनी चाहिए। अब किसी ने, ऐसा होता है ना, किसी ने कोई बात कह दी और आपको बतानी हो दूसरे को, भले ही वो बात उस इंसान ने नहीं की हो, तो हम दूसरे को बता देते हैं, तो इससे क्या अफवाह से उड़ जाती है, तो हमने भी उसी बात पर विश्वास कर ली। जब हम किसी से मिले ही नहीं है, उसके व्यक्तित्व के बारे में जाना ही नहीं है, तो हम किसी पर लांछन कैसे लगा सकते हैं कि ये व्यक्ति ऐसा है। तो क्या है, कम्युनिकेशन कह लें या कोई भी क्षेत्र कह लें, चाहे आपका टीचिंग का क्षेत्र कह लें, आपका रिसर्च का क्षेत्र कह लें, कोई सा भी क्षेत्र हो, वस्तुनिष्ठता का होना आवश्यक है। वस्तुनिष्ठता से तात्पर्य क्या है, सत्यता पर आधारित होना चाहिए। तो जो ठोस है वो आपकी वस्तुनिष्ठता का ही रूप है। तो संप्रेषण प्रक्रिया में ठोस एवं लघु सूचना को महत्व दिया जाता है। सूचना जितनी लघु और ठोस होगी उसका संप्रेषण उतना ही प्रभावशाली होगा। अब इसमें क्या बात कही गई है कि जैसे क्लास में कोई सूचना दी जाए और उसे क्या है संक्षेप में बताया जाए और बच्चों को अच्छे से कम्युनिकेट किया जाए तो क्या है उसका प्रभाव जल्दी पड़ेगा, है ना। अब आप एक बात को 10 बार घुमा घुमा के तो बच्चा तो आधा ही कन्फ्यूजन में हो जाएगा कि टीचर बोलना क्या चाह रहा है हमसे, है ना। तो ये सिर्फ कक्षा क्लास में ही नहीं होना चाहिए, ये आपके निजी जीवन में भी होना चाहिए कि हमें किसी को कोई बात बतानी है तो संक्षेप में बताएं, क्योंकि समय सबका कीमती होता है,
तो संक्षेप में बातें बताई जाएंगी तो प्रभाव उसका ज़्यादा पड़ेगा। ठीक है, जैसे कहते हैं ना गागर में सागर भर देना, है ना, तो वो वाली बात इसमें हम। अगला बिंदु देखें तो एक रूपता, तो संप्रेषण के दौरान सूचना में एक रूपता होनी चाहिए। यदि एक रूपता नहीं होगी तो संप्रेषण प्रक्रिया में अवरोध उत्पन्न होगा, संप्रेषण उद्देश्यहीन व दिशाहीन हो जाएगा। लिखित संचार द्वारा एक रूपता को बढ़ाया जा सकता है। अब देखिए इसमें क्या कहा गया है कि संप्रेषण में क्या एक रूपता होनी चाहिए, यानी समानता होनी चाहिए। देखिए आज का जो समय है उसमें महत्व किसे दिया जा रहा है, हालांकि हम मौखिक रूप से भी कोई बात कहते हैं पर महत्व लिखित रूप का होता है। ठीक है, कोई बात लिखित रूप में कही जाए तो उसका महत्व अधिक होता है। यही बात यही कहेगी, अगर हमें एक रूपता चाहिए तो मौखिक रूप में वो एक रूपता में समानता देखने को नहीं मिलती है, जो क्या है हमें लिखित रूप में देखने को मिलती है। तो आपके कम्युनिकेशन की एक प्रकृति ये भी है कि कम्युनिकेशन में क्या एक रूपता का होना भी अनिवार्य है, ताकि आप किसी के पास कोई सूचना भेज रहे हैं, सामने वाले आपकी सूचना को उसी रूप में ले रहा है। ठीक है, तो एक रूपता का होना अनिवार्य है। तो देखिए आज की क्लास में हमने क्या है जो आपकी कम्युनिकेशन है उसकी प्रकृति के बारे में जाना। इसके अंतर्गत हमने गतिशीलता, द्विमार्गी संप्रेषण, निश्चित संदर्भ बिंदु, सहज भाषा, समरूप और अनुरूपता के बारे में चर्चा की। इसके अतिरिक्त क्या है संप्रेषण, संदर्भ, इसके अंतर्गत क्या है भौतिक संदर्भ, सामाजिक संदर्भ, सामायिक संदर्भ और मानसिक अथवा मनोवैज्ञानिक संदर्भ के विषय में जाना। ठीक, हाव भाव का प्रदर्शन, कैसे हमारे जो हाव भाव होते हैं, कैसे हमारी जो दैहिक क्रियाएं होती हैं वो हमारे संप्रेषण को दिखाती हैं, यानी कि हमारे विचारों को दर्शाती हैं। ठीक है, इसके साथ क्या है कैसे संप्रेषण में क्या है विश्वसनीयता का होना आवश्यक है, निष्कपटता का होना आवश्यक है, और क्या है आपके जो संप्रेषण है उसमें वस्तुनिष्ठता यानी सत्यता का होना कितना अनिवार्य है। ठीक, इसके साथ क्या है एक ही रूपता होनी चाहिए। तो आज ही क्लास में हमने कम्युनिकेशन की प्रकृति के बारे में क्या संक्षेप में चर्चा की। तो मिलते हैं आपको अगली क्लास में कम्युनिकेशन के एक नए शीर्षक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।